हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, यानी कि औद्योगिक रोगरता के लक्षण या चिन्ह। किसी औद्योगिक इकाई की रोगरता की स्थिति के संबंध में पहचान निम्न आधारों पर की जा सकती है। नंबर फर्स्ट, डिटेरियोरेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी प्रबंध के स्तर में गिरावट, व्यवसाय के चालू अनुपातों शीघ्र अनुपातों में धीरे धीरे लगातार गिरावट, प्राप्तियों में वृद्धि तथा दोषपूर्ण काल क्रम सूची इन्वेंट्री आवृत्ति में निरंतर कमी, जिसके कारण माल के स्टॉक में वृद्धि। नंबर सेकंड, ग्रेजुअल फॉल इन सेल्स, बिक्री में क्रमशः कमी, रुग्ण उपक्रम द्वारा रोकड़ डिस्काउंट तथा व्यापारिक डिस्काउंट में वृद्धि करके विक्रय में वृद्धि करने के असफल प्रयत्न, उधार नीति तथा शिथिल वसूली, धीरे धीरे पुराने ग्राहकों से विवाद एवं कानूनी उलझनें आदि। नंबर थर्ड, प्रॉब्लम्स इन कैश मैनेजमेंट, रोकड़ प्रबंध की समस्याएं, रोकड़ निगमों में स्थिरता किंतु रोकड़ आगमों में निरंतर गिरावट, फलस्वरूप रोकड़ का स्तर अनुकूलतम बिंदु से नीचे रहना तथा यदा कदा रोकड़हीनता की स्थिति हो जाना। नंबर फोर्थ, डिफेक्टिव असेट्स स्ट्रक्चर, संपत्ति ढांचे के दोष, स्थायी संपत्तियों के उचित रख रखाव, देख रेख, मरम्मत, प्रतिस्थापन आदि की अवहेलना, दोषपूर्ण ह्रास नीति, संपत्तियों के लेख मूल्यों की तुलना में उनके वास्तविक मूल्यों में लगातार ह्रास, कम आवश्यक स्थिर संपत्तियों की बिक्री आदि। नंबर फिफ्थ, डिफेक्ट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे के दोष, बाजार की नजरों में उपक्रम के विशुद्ध मूल्यांकन में गिरावट, स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के मूल्यों में कमी तथा इस प्रकार अति पूंजीकरण की दिशा की ओर व्यवसाय की अवनति। नंबर 6 आता है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, यानी कि वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में कमी। इसमें सुनिए, निर्बल रोकड़ स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के करों, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी की कटौतियां, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौतियां, घोषित लाभांशों एवं ऋणों पर देय मूल्य एवं ब्याज की किस्तों की अदायगी में असामान्य विलंब एवं त्रुटि। नंबर 7, डिटेरियोरेशन इन बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि बैंक ग्राहक संबंधों में ह्रास, अधिविकर्षों पर अधिक निर्भरता, रोकड़ साख के भुगतान में अनियमितताएं, वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक विवरणों के प्रेषण में त्रुटि तथा बैंक द्वारा अधिक मार्जिन एवं उत्तम जमानत के लिए निरंतर आग्रह आदि। नंबर 8, अदर सिम्टम्स, अन्य लक्षण। इनमें अनेक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जैसे अंशों के ढांचे में परिवर्तन, व्यवसाय की प्रबंध व्यवस्था में अचानक परिवर्तन आदि। अब आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रोगरता के परिणाम। इसमें सुनिए, औद्योगिक रोगरता के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहां पूंजी संसाधनों का अभाव है, औद्योगिक इकाइयां जब रुग्ण होकर बंद हो जाती हैं तो राष्ट्र को काफ़ी क्षति होती है। नंबर सेकंड, बैड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर बुरा प्रभाव। औद्योगिक रोगरता का रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारतवर्ष में एक तो पहले से ही कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और दूसरी ओर भीषण बेरोजगारी व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में जब औद्योगिक इकाइयां जहां बड़ी संख्या में श्रमिक नियोजित है रुग्ण होकर बंद हो जाती हैं तो बेरोजगारी की समस्या और विस्फोटक हो जाती हैं। नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, औद्योगिक अशांति। यदि बड़े संगठित उद्योगों में औद्योगिक रोगरता हो जाती है और इकाई बंद होने लगती है तो श्रमिक संघ इसका विरोध करते हैं और अंततः औद्योगिक अशांति हो जाती है। अन्य उद्योगों के श्रमिक संगठन भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप अन्य इकाइयों के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
नंबर 4 आता है बैड इफेक्ट ऑन इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स, यानी कि अंतःनिर्भर इकाइयों पर विपरीत प्रभाव। यदि कोई बड़ी औद्योगिक इकाई रुग्ण हो जाती है तो उसका प्रभाव 2 दिशाओं में पड़ता है। एक तो उन इकाइयों पर जिनसे वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है या कच्चे माल आदि प्राप्त करती है, दूसरे उन इकाइयों पर पड़ता है जो कि रुग्ण इकाई के उत्पादन पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग के रुग्ण होने पर इससे परिवहन व इंजीनियरिंग उद्योग आदि भी प्रभावित होंगे, जिसके कारण देश का संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कुंठित होगा। नंबर 5 इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि विनियोजकों एवं उद्यमियों पर प्रभाव। इसमें सुनिए, औद्योगिक रुग्णता का प्रतिकूल प्रभाव विनियोजकों एवं उद्यमियों पर भी पड़ता है, क्योंकि जब औद्योगिक इकाई रुग्ण हो जाती है तो शेयर बाजार में उन इकाइयों के शेयरों की दर गिरने लगती है, जिससे विनियोजकों को काफ़ी हानि होती है। साथ ही इसका प्रतिकूल प्रभाव भी उद्यमियों पर भी पड़ता है, जो कि उसी उद्योग में औद्योगिक इकाई स्थापित करके उत्पादन करना चाहते हैं। नंबर 6 इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव। औद्योगिक इकाइयों के रुग्ण हो जाने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की बकाया राशियाँ न प्राप्त होने की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं, जिससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बहुत हानि उठानी पड़ती है। नंबर 7 फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर वित्तीय भार। औद्योगिक रुग्णता के कारण जहां एक ओर सरकार को राजस्व का घाटा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को बड़ी मात्रा में वित्तीय भार उठाना पड़ता है। कारण यह है कि यदि रुग्ण औद्योगिक इकाइयाँ अच्छी स्थिति में होती हैं और लाभ अर्जित करती हैं तो सरकार को कर एवं शुल्क के रूप में आय प्राप्त होती है, परंतु इसके विपरीत सरकार को रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करने में बड़ी मात्रा में वित्तीय भार उठाना पड़ता है। इस प्रकार सरकार को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। अब आता है रीमेडियल मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता के उपचार के उपाय। इसमें सुनिए, औद्योगिक रुग्णता से छुटकारा पाने के संबंधी उपायों का निम्न 2 भागों में अध्ययन किया जा सकता है, जैसा कि निम्न प्रकार है। नंबर 1 आता है इमीडिएट मेजर्स, यानी कि अविलंब उपाय। इसमें सुनिए, ये उपाय विद्यमान रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु तत्काल कार्यक्रम के रूप में अपनाए जाते हैं, ताकि ऐसी इकाइयों को रुग्णता की अंतिम अवस्था में पहुंचने से रोका जा सके और धीरे धीरे उन्हें स्वस्थ इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके। किसी विशिष्ट रुग्ण इकाई की दशा में ये उपाय तभी प्रयोग में लाए जाने चाहिए जबकि प्राविधिक अध्ययन के आधार पर यह सुनिश्चित हो जाए कि यह इकाई पुनर्जीवित होने की क्षमता रखती है। इन उपायों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर 1 कॉन्सेशनल फाइनेंस, यानी कि रियायती वित्त। रुग्ण इकाई को वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्तीय सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यदि इकाई पुरानी मशीनों के कारण रुग्ण है तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर उनका आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि इकाई की रुग्णता का कारण कार्यशील पूंजी का अभाव अथवा दोषपूर्ण संरचना है तो कम ब्याज दर, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, पुराने बिलों की अदायगी की तिथियों में परिवर्तन और इन ऋणों की ब्याज दरों में कमी आदि उपायों द्वारा इस संकट से उबरने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। नंबर 2 सब्सिडीज, सरकारी सहायता। यदि औद्योगिक रुग्णता किसी विशिष्ट घटक के कारण नहीं बल्कि सामान्य वातावरण के कारण है जो संपूर्ण उद्योग में फैली हुई है, तो बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में सरकारी एजेंसी के सहयोग से ऐसे पैकेज उपाय जिनमें रियायती वित्त के साथ करों व उत्पादन शुल्क में छूट आदि भी सम्मिलित हों, लिए जाने चाहिए। नंबर 3 मर्जर्स विद हेल्दी यूनिट्स, यानी कि बृहत स्वस्थ इकाइयों में संविलियन। चूँकि वित्तीय संस्थानों के साधनों की भी सीमा है, वे सभी रुग्ण इकाइयों को सहायता उपलब्ध नहीं करा सकते, अतः सरकार ने ऐसी बृहत इकाइयों को आयकर आदि में छूट देने की नीति को अपनाया है जो रुग्ण इकाइयों के संविलियन अथवा सम्मिश्रण को तैयार हों। इससे रुग्ण इकाइयों में विनियोजित वित्तीय संस्थानों के धन तथा श्रमिकों के रोजगार की रक्षा संभव होती है। नंबर 4 कंसल्टेंसी सर्विसेज,
परामर्श सहायता। यदि किसी इकाई की रुग्णता का कारण कोई विशेष समस्या यथा कच्चे माल का अभाव, अनुपयुक्त टेक्नोलॉजी, हड़ताल अथवा तालेबंदी अथवा विद्युत का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी एजेंसी से मिलकर अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर इन समस्याओं के आधार पर समस्या के समाधान का सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 5, चेंज इन मैनेजमेंट, प्रबंध में परिवर्तन। यदि किसी इकाई की रुग्णता का कारण उसका आंतरिक प्रबंध हो तो वित्तीय संस्थान, बैंक एवं सरकार से सहायता लेकर ऐसी इकाई के प्रबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। ये संस्थान अस्थायी तौर पर कुछ प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाएं इकाई को उपलब्ध करा सकते हैं अथवा इनके द्वारा नामांकित संचालकों के रूप में प्रबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता है। नंबर 2 आता है लॉन्ग टर्म हिंड्रेंस मेजर्स, यानी कि दीर्घकालीन निरोधक उपाय। इसमें सुनिए, उपयुक्त वर्णित अविलंब उपाय इन इकाइयों के लिए है जो रुग्णता की ओर अग्रसर हो रही है अथवा रुग्ण हो गई है। इन उपायों के अंतर्गत अग्रबिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट जांच। किसी भी नवीन औद्योगिक परियोजना की स्थापना की अनुमति देने अथवा वित्त प्रदान करने से पूर्व सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों के द्वारा उनकी परिचालन संभाव्यता की पूर्ण एवं गहन जांच कर ली जानी चाहिए और यह जांच परियोजना पूर्ण होने तक एक निश्चित समयांतर पर निरंतर कराई जाती रहे। नंबर 2, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभोपरांत जांच। भारत में औद्योगिक इकाइयों पर रुग्णता के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थान औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर देने के बाद भी जांच प्रारंभ रखे। यही नहीं, इस कार्य के लिए इन वित्तीय संस्थानों को मुख्य कार्यालय तक पर एक तकनीक सेल का गठन करना चाहिए जो इस जांच के साथ प्रत्येक उद्योग में उसकी उत्पादकता, लाभ अथवा लागत आदि का अध्ययन करे और यदि कोई इकाई इन अध्ययनों के आधार पर पृथक प्रवृत्ति रखती हो तो उसकी जांच करके उसका उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करे। नंबर 3, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, समन्वय की आवश्यकता। औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता का एक कारण यह भी रहा है कि एक ही औद्योगिक इकाई विभिन्न वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर लेती है जो उसकी अदायगी क्षमता से अधिक हो जाता है और वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों को इसका पता ही नहीं चल पाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।